प्रभात प्यारे छात्रों, हिंदी की आज की हमारी कक्षा में आज हम फिर व्याकरण के साथ हैं, व्याकरण से खेलने के लिए। पिछली कक्षा में हमने भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का अगला अध्याय, वर्ण विचार। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण किसको कहते हैं, वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनको हमने कितने भागों में बांटा है, ये सब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि व्याकरण ऐसा विषय है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। तो हमने ये पढ़ने के बाद अब हम शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सीखने जा रहे हैं। तो भाषा की वो सबसे छोटी इकाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिस पर हमारी भाषा का पूरा दारोमदार टिका हुआ है, यानी जिसके बिना कहने को वो भाषा का सबसे छोटा हिस्सा है, लेकिन उसके बिना भाषा का बोलना संभव नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार। यानी वर्णों के बारे में हम विचार करें कि वर्ण है क्या। अगर हम पारिभाषिक तौर पर हम देखें तो भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े न कर सकें, वर्ण कहलाती है। भाषा या फिर ध्वनि, भाषा क्या है, आदान प्रदान का साधन, और वो साधन जो भी है हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो भी ध्वनियाँ बाहर आ रही है, तो उन ध्वनियों का सबसे छोटा हिस्सा, यानी भाषा की वो छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब टुकड़े यानी कि अगर मैं यूँ समझाना चाहूँ कि अगर हमारी कक्षा में 50 बच्चे हैं और अगर मैं उन्हें 2 भागों में बांटूँ तो मैं बहुत आसानी से बांट सकती हूँ, 25-25 बच्चे बांट सकती हूँ। अगर हम उसको फिर 2 भागों में बांटें तो एक हिस्से में 12 बच्चे आ जाएंगे, एक हिस्से में 13 बच्चे आ जाएंगे। अब अगर मैं उन 12 बच्चों को फिर 2 भागों में बांटूं तो हम आराम से बांट सकते हैं, 6 भाग में हो जाएगा। अगर उन 6 को बांटूं तो 3-3 में बट जाएगा, उन 3 को बांटूं तो 2 और 1 में बट जाएगा। लेकिन अब उस अगर एक हिस्से को मैं बांटना चाहूँ तो नहीं बांट सकती, क्योंकि बच्चा है ना, उसकी भी एक सीमा है, हम उसको आधा आधा नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हमारी कक्षा एक बच्चे से लेकर 50 बच्चों तक हो सकती है या 50 से ऊपर तक हो सकती है, लेकिन अगर एक भी बच्चा नहीं है तो हमारी कक्षा नहीं हो सकती। उसी तरीके से भाषा में जो अलग अलग इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों में सबसे छोटी इकाई जिसको हम और नहीं बांट सकते और टुकड़े नहीं कर सकते, वह इकाई वर्ण कहलाती है। अब वर्ण तो हमें समझ में आ गया, वर्णमाला किसको कहते हैं। कई बार आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो वर्णमाला में कि वर्णमाला कहते किसको हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह यानी कि आपने वर्णमाला देखी है, वर्णमाला को लिखने का एक निश्चित तरीका है और उस तरीके में जिस नंबर पर जो वर्ण आता है वही वर्ण आएगा। ये हो गया क्रमबद्ध। क्रम यानी अगर आपकी भाषा में मैं समझाऊं तो सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल से खड़ा हो 1 2 3 4 5। इसी तरीके से वर्णमाला में अ के बाद आ ही आएगा, आ के बाद ई ही आएगा, क के बाद ख ही आएगा, ख के बाद ग ही आएगा। यानी हम उनको
उनके नंबरिंग को चेंज नहीं कर सकते, उनके स्थान को हम बदल नहीं सकते। और व्यवस्थित यानी कि जहाँ एक लाइन में 5 वर्ण आ रहे हैं वहाँ 5 ही आएंगे, जहाँ 4 आने चाहिए वहाँ 4 ही आएंगे, जहाँ 6 आए वहाँ 6 ही आएंगे। इस तरीके से वर्णमाला को एक व्यवस्थित रूप देना और क्रमबद्ध रूप से लिखना वर्णमाला कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वर्ण और वर्णमाला में अंतर समझ आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। कई बार हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कितने होते हैं। अगर हम क्लास में होते तो बहुत से बच्चे 35 बोलते, बहुत से बच्चे 50 बोलते, लेकिन सही नंबर होता है वर्णमाला में 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। मैंने वर्णमाला सामने लिखी हुई है और आप देख सकते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कहने को जब हम लिखते हैं तो वर्णमाला में 50 वर्ण हम गिनते हैं। अक्सर 2 वर्णों को हम भूल जाते हैं, ढ और ढ। ये 2 वर्ण जिनको अक्सर हम वर्णमाला से कुछ अलग हटा के लिख देते हैं, लेकिन ये भी वर्णमाला का हिस्सा है और ये भी गिनती में आता है। इसलिए हम जो वर्णमाला में वर्ण गिनते हैं वो 52 वर्ण गिनते हैं। अब अगर हम वर्णमाला को बांटना चाहें तो वर्णमाला को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को अगर मैं ये कहूँ कि बहुत कुछ ध्यान है, तो जैसे मैं भी पढ़ा रही हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप लोग जानते हैं इन सब के बारे में। लेकिन अगर मैं पूछूं तो आपको कुछ भी नहीं आता। वो चीज़ है हमारे समझ की, क्योंकि हमने बचपन से रटा है। अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद हमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता होती है। वर्णमाला मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। हम वर्णमाला को 2 भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहला स्वर। आप लोगों को अगर पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप में से ज़्यादातर बच्चे ये जवाब देंगे कि स्वर 13 होते हैं। क्योंकि एक जनरली जो बात होती है, अ से लगाकर अह तक स्वर है और क से लगाकर ज्ञ तक व्यंजन है, लेकिन ये सही नहीं है। अ से लगाकर ओ तक, अ से लगाकर औ तक स्वर होते हैं, यानी स्वर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 ही होते हैं। अम और अह ये अयोगवाह कहलाते हैं। अम और अह अयोगवाह कहलाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम स्वर पढ़ लेते हैं। हम स्वर पढ़ेंगे, हम व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम अयोगवाह पढ़ेंगे। तो हमारे स्वर होते हैं 11। अ से लगाकर ओ तक आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये 11 स्वर होते हैं। और अगर हम स्वरों के भी भेद देखें तो स्वर के 3 भेद होते हैं। वैसे हमारे हिंदी में 2 ही भेद काम आते हैं। तीसरा जो भेद है वो संस्कृत का है, कहीं कहीं अपवाद के रूप में हिंदी में कहीं नज़र आ जाता है, वरना तीसरा भेद हमारे हिंदी में नहीं होता। स्वर पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लूत। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा और प्लूत यानी बड़े से भी बड़ा, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो स्वर किसको कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारे मुंह से निकलने वाली श्वास मुख के किसी भी भाग को टच न करे, बिना किसी भाग को टच किए, बिना टकराए
बिना रुकावट के जब मुंह से बाहर आती है तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात अगर सीधी भाषा में समझाऊं तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते वक्त हमारे मुंह से जो हवा बाहर आती है वो मुंह के किसी भी भाग से टकरा कर बाहर नहीं आती। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देख सकती हूँ। आपके घरों में खिड़कियाँ होगी और आप उन पर कर्टन लगे होंगे, ठीक है। कभी आप देखिएगा कि जब हवा बहुत ज़ोर से चल रही हो तो हवा, अगर उन खिड़कियों पर पर्दे नहीं लगे हुए हैं तो उसके वेग में हवा, जब वेग मतलब उसकी जो गति है, हवा उस वक्त जो खिड़की से अंदर की तरफ आती है उसमें, और अगर पर्दे लगे हुए हैं तो उसकी जो गति है उन दोनों में फ़र्क होता है। क्योंकि बाहर से हवा अंदर आते वक्त अगर पर्दा लगा हुआ है तो पर्दे से टकरा के फिर अंदर आएगी, और अगर पर्दा लगा हुआ नहीं है तो पर्दे से बिना टकराए अंदर आएगी। इसलिए बिना पर्दे के टकरा कर अंदर आती है तो उसकी गति तेज़ होती है, अगर टकरा कर आती है तो उसकी गति कम होती है। तो वही स्थिति है, मुंह के अंदर से बाहर निकलने वाली जो हवा है अगर बिना टकराहट के मुंह के किसी भी भाग से टकराए बिना बाहर आती है तो ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनको बोलते वक्त हवा टकरा कर बाहर आती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। खैर, पहले हम स्वर समझ लेते हैं। पहली तो पहचान स्वर की ये है कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से जो हवा निकलती है वो बिना रुकावट के बाहर निकलती है। अबाध गति यानी बिना बाधा के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और दूसरी जो पहचान है वो ये है कि स्वरों को बोलने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है ना। वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर हम व्यंजन समझने जाएंगे तो व्यंजन बिल्कुल इसका विपरीत होगा। जो कुछ स्वर में हो रहा है वो व्यंजन से विपरीत होगा, ठीक है। स्वर बिना टकराए आवाज़ बाहर निकल रही है और बिना टकराए वर्ण बोलते वक्त हवा बाहर निकल रही है, स्वतंत्र उच्चारण हो रहा है, यानी किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है, तो ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। और अगर जिन वर्णों को हम बोलें उस वक्त हवा मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करे और किस अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाए तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। दोनों मैंने एक साथ समझाए हैं, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं स्वर के भेद। स्वर के मैंने अभी आपसे कहा था 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, पहला ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, ठीक है। तो जिन स्वरों को बोलने में समय कम लगता है, ठीक है, जिन स्वरों को बोलने में समय कम लगता है और जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों की सहायता के बिना हो, ठीक है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अन्य स्वरों की सहायता से उत्पत्ति नहीं होना, यानी ऐसे 4 ही स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर हैं जो कि बोलने में समय कम लेते हैं और इनकी उत्पत्ति अपने आप में है, किसी की सहायता के बिना। बाकी के जो स्वर बचते हैं वो इन 4 स्वरों की सहायता से बनते हैं, ओके। लेकिन इन 4 स्वरों में किसी की भी सहायता नहीं है, तो इस हिसाब से इनको मूल स्वर भी कहा जा सकता है, ओके। मूल स्वर भी हैं ये, अ, ई, उ और री। ये ह्रस्व स्वर हैं, ये मूल स्वर हैं। एक तो इनको बोलने में कम समय लगता है, इनके उच्चारण में समय कम होता है, और ये जब बोलते हैं तो ये इनका निर्माण, उत्पत्ति यानी निर्माण अन्य स्वरों के से नहीं हुआ है, अतः इनको हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय से दुगना समय लगे, यानी जितना समय ह्रस्व स्वर में
को बोलते वक्त लगता है, छोटे स्वरों को बोलने में लगता है उसका जस्ट दुगुना यानी डबल समय लगे, ऐसे वर्णों को दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, वही हम निकाल सकते हैं, 11 में से 4 गए तो बचे हुए सारे दीर्घ स्वर हैं। और ये दीर्घ स्वर मूल स्वर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों की वजह से होती है। मुझे यकीन है कि आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद आता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर किसको कहते हैं? प्लूत स्वर यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तीन तिगुने समय में होता है। दीर्घ स्वर में दुगुना ही समय लगता है, लेकिन प्लूत स्वर में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, यानी दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। मैंने आपसे कहा था कि हिंदी में प्लूत स्वर नहीं होते। हमारे पास 11 स्वर है और ये 11 ही स्वर हमने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों में बांट दिए। लेकिन फिर भी मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता सकती हूँ कि आप जब संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्वर होते हैं जिनको आप लंबा खींचकर बोलते हैं। या अगर मैं बताऊं तो लिखा हुआ जो होता है एस आकार में, जैसे आपने ओम लिखा हुआ देखा होगा, ओ होगा, उसके बाद एस आकार होगा, फिर म लिखा हुआ होगा। यानी कि ओम को इतना लंबा खींचना है, ओ को इतना लंबा खींचना है, वो प्लूत का साइन है। जो एस बना दिखता है वो प्लूत का साइन होता है। तो वो साइन लगने का अर्थ ये है कि ओ को इतने देर तक आपको लंबा खींच के बोलना है। ये प्लूत स्वर निश्चित रूप से संस्कृत में ही होता है। उसके बाद मुझे यकीन है कि स्वर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं व्यंजन में। व्यंजन में हमने अभी अभी समझा था कि जिन वर्णों के उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लें। स्वर पढ़ते वक्त मैंने कहा था कि अन्य वर्णों की सहायता लें। अब अन्य वर्ण तो क्या आएंगे? हमने वर्णमाला को 2 ही भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। अब जब स्वर बिना सहायता के बोले जाते हैं तो इसका मतलब उसका उल्टा ये हुआ कि व्यंजन सहायता से बोले जाएंगे। तो वो बोलने में किसकी सहायता लेंगे? स्वरों की सहायता लेंगे। तो सीधी सी बात है कि व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरा जो नियम था हमारा स्वर के लिए वो ये था कि वे उन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह से निकलने वाली हवा जो है अबाध गति यानी बिना टकराए बाहर आती है। तो उसे भी उल्टा कर दो व्यंजन के लिए। यहाँ पर जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो मुंह से निकलने वाली वायु मुख में अलग अलग भागों से टकरा कर बाहर आती है, यानी अलग अलग हिस्सों से टकरा कर बाहर निकलती है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के जो भेद हैं मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ठीक है, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। या व्यंजन उसके अलावा हम एक और हिस्सा कर सकते हैं संयुक्त व्यंजन, लेकिन वो क्योंकि 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं तो उन 2 व्यंजनों को हम यहाँ पर इन 3 व्यंजनों में गिन चुके होते हैं, इसलिए व्यंजनों के भाग से या व्यंजनों के भेद से हम संयुक्त व्यंजन को अलग रखते हैं। अब व्यंजन में सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। नाम से ही सीधी सी बात समझ में आ रही है कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी टच करना, छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती हुई बाहर आए। या एक नियम और भी हो सकता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारी जिह्वा यानी जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करे। सीधी सी बात है, वही जो एक उदाहरण मैंने समझाया था कर्टन वाला, कि अगर कर्टन लगा है बीच में तो हवा रुककर हमारे अंदर आएगी। तो यहाँ पर कर्टन हमारी जीभ है, हमारी जिह्वा है कि जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे
तो हमारी जीभ जो है मुख के अलग अलग भागों को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइड में टच करेगी, और वो टच करेगी तो निश्चित एक हवा एक बार के लिए बाहर निकलने में हवा की बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो अबाध गति से या बिना टकराए बाहर नहीं निकलेगी। तो ऐसे ऐसे व्यंजनों को हम क्या करेंगे, क्योंकि जीभ मुंह के अलग अलग भागों को छू रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए ऐसे व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। अब इनको पहचानना बहुत आसान होता है। हम जो वर्णों का व्यवस्थित समूह बनाते हैं उसमें अम और अह के बाद जो 5 लगातार जो हम पंक्तियाँ लिखते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो हम बनाते हैं ये 5 पंक्तियाँ हैं और 5 पंक्तियों में 5-5 वर्ण हैं। अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि 5 5 ज़ा 25, यानी कि ये 25 वर्ण क से लगाकर म तक के सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि जो हमारे अंदर स्थित, अंतस्थ यानी अंदर स्थित, यानी कि अंदर से जो आवाज़ बाहर आती है, ये अंत में जो श्वास की गति आती है ना, वो अंदर से बाहर आती है। और इन व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो इनका उच्चारण जैसे स्वर और व्यंजन के मध्य की जो स्थिति होती है उनके बीच की होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने अभी ये कहा कि इनके जो उच्चारण की स्थिति होती है वो स्वर और व्यंजनों के बीच की यानी मध्य की स्थिति होती है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ हमें संधि समझने में बहुत फ़ायदा देगी। इसलिए उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं, यानी श्वास की जो गति है वो अंत से निकलती है, जहाँ से हम अंदर की जो स्थिति है गले के अंदर से, ठीक है। ऐसे 4 व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। आप बोल कर देखें, आपको गले के भीतरी भाग से उच्चारण होगा इन चारों व्यंजनों का। उसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। तीसरा और आखिरी जो है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण हम करते समय मुख में से गर्म श्वास बाहर निकले। अब वो गर्म क्यों निकलेगी? क्योंकि हमारी श्वास जो है वो रगड़ खाकर बाहर निकलेगी, और जहाँ पर कोई भी चीज़ आपस में रगड़ खाती है तो वो जगह गर्म हो जाती है। आप सर्दियों में भी देखो कि जब आपको बहुत सर्दी लगती है तो आप बहुत जल्दी से अपनी दोनों हथेलियाँ रगड़ना लगते हो ताकि वो हथेलियाँ गर्म हो जाए। तो जहाँ रगड़ लगती है वहाँ पर स्थिति गर्म हो जाती है। तो यही स्थिति ऊष्म व्यंजन में है कि जब ऊष्म व्यंजनों को बोला जाता है तो गले में से जो हवा बाहर आती है वो रगड़ खाकर बाहर आती है, तो वो जो हवा है या श्वास है वो गर्म श्वास होती है, इसलिए उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं, श, श, स, ह, ठीक है। ये तो थे हमारे व्यंजन। अब होता है एक संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को हम व्यंजनों के भाग में इसलिए नहीं गिनते, मैंने अभी आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन होते हैं 2 व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले, ठीक है। संयुक्त व्यंजन होते हैं 2 व्यंजनों जब आपस में मिलाकर तीसरे ही व्यंजन का निर्माण करता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे भी हमारे पास 4 व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष बनता है क और श से, त्र बनता है त और र से, ज्ञ बनता है झ और य से, और श्र बनता है श और र से। ये तो हमारे थे व्यंजन। अब मैंने आपको कहा था कि अयोगवाह हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन को पढ़ने के बाद, ठीक है। अम और अह, ये 2 वर्ण हम अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह यानी एक जो प्रवाह बहता है, प्रवाह यानी एक ही दिशा में बहना, एक ही तरफ चलना, ओके, उसे हम कहते हैं वाह या प्रवाह। अब अ लगाया यानी कि विलोम बन गया, उल्टा हो गया, अयोग यानी जो प्रवाह से विपरीत चले,
ठीक है, तो ऐसे वर्णों को हम अयोगवा कहते हैं। अब हम इनको अयोगवा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम देखें कि अम और अह स्वरों के साथ लिखे जाते हैं, इनकी बनावट भी स्वरों के तरह होती है। ओके, तो स्वरों के साथ तो लिखे जा रहे हैं। अब आप देखो, अम और अह को हम अनुनासिक और अनुस्वार के रूप में जानते हैं, यानी बिंदु और चंद्र बिंदु के रूप में। आप लोग बिंदु और चंद्र बिंदु से बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, इस रूप में लिखे जाते हैं और हमेशा बिंदु और चंद्र बिंदु व्यंजनों के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर लिखे जाते हैं। उसके अलावा अह की जो उच्चारण है, उसका अंत ह से निकलता है। आप देखो, प्रातः काल, अंतः, अतः, दुख, ये जो ह का उच्चारण आता है, ये प्रोनाउंसिएशन ह का आता है विसर्ग लगने के बाद। अह का जो सिंबल लग जाता है, अह का सिंबल लगता है 2 डॉट। आपने देखा होगा किसी भी शब्द के पीछे 2 डॉट लग जाते हैं, तो वहाँ पर ह का उच्चारण आ जाता है। तो ह भी व्यंजन है, यानी कि ये दोनों वर्ड लिखे तो स्वरों के साथ जाते हैं, लेकिन इनकी पहचान व्यंजनों के साथ होती है। इसलिए ये न तो स्वरों के प्रवाह में आते हैं, न ये व्यंजनों के प्रवाह में आते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवा वर्ण। ठीक है, अब अनुनासिक और अनुस्वार, इनमें क्या अंतर है? अभी अभी हमने अनुनासिक और अनुस्वार का शब्द निकले हैं हमारे मुंह से, तो इनमें क्या अंतर है? अनुस्वार ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त हवा केवल नाक के जरिए बाहर निकले। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण हम करें और हवा सिर्फ नाक के जरिए बाहर निकले, तो उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे संजय, आप बोल कर देखें, अंत, ऐसे बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे, हंस। ठीक है, तो वो स्वर क्या कहलाते हैं? वो वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। इसी तरह से अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त हमारी श्वास नाक और मुंह दोनों से एक साथ बाहर निकलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। जैसे हंस लिखना हो तो अनुस्वार लगेगा, और अगर हम लिखें हंस तो अनुनासिक लगेगा। चांद अनुनासिक लगेगा। ठीक है, तो मेरे को यकीन है कि आपको अनुस्वार और अनुनासिक समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन जो अपने समरूप व्यंजन से मेल खाता हो। यानी जब हम ऐसे बहुत सारे शब्द आप लिखते हैं जहाँ पर एक ही व्यंजन 2 बार एक साथ आता है, एक बार आधा, एक बार पूरा। जैसे कच्चा है, बच्चा है, मक्का है, ये इस तरीके की, जैसा जहाँ पर आधा क और क पूरा, बच्चा में आधा च और च पूरा, कच्चा में भी यही स्थिति है। तो जहाँ पर एक ही व्यंजन 2 बार एक साथ आ जाए, साथ साथ आए, एक आधा एक और पूरा, तो उसे हम द्वैत व्यंजन कहते हैं। इसी तरीके से आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसको कहते हैं? जब एक स्वर, एक व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित, यानी 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ आ रहे हैं, एक आधा और एक पूरा। ठीक है, जैसे कि संयुक्त खुद ही अपने आप में, संयुक्ताक्षर में आप देखो आधा क और त साथ में आ रहा है। ठीक है, शुद्ध में आप देखो आधा द और ध साथ में आ रहा है। विद्यालय में देखो आधा द और य साथ में आ रहा है। तो जहाँ पर 2 अलग अलग व्यंजन जिसमें एक आधा एक पूरा साथ में हो, उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। द्वैत व्यंजन और संयुक्ताक्षर, इन्हें आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न में हम लोग गलत आंसर दे देते हैं। द्वैत में एक ही वर्ण 2 बार साथ आ रहा है, और संयुक्ताक्षर में 2 अलग अलग वर्ण हैं जो साथ में आ रहे हैं, एक आधा और एक
पूरे के रूप में। उसके बाद आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। इसलिए जब हमें वर्ण विच्छेद करना होता है तो हम शब्दों में आए हुए वर्णों को उनके स्वरों से अलग करके लिखते हैं। जैसे कि कमल है, अगर इसका वर्ण विच्छेद हमें करना है तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ठीक है। इसी तरीके से प्रार्थना, यानी कि हर एक वर्ण में से, हर एक व्यंजन में से उसमें आने वाला स्वर अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय जो है वर्ण विच्छेद आप लोगों को समझ में आया होगा, और मुझे यकीन है कि अगर आप में कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद।